अब आते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरफ। अब इसके ऊपर एक इवैल्यूएशन प्रोब बिठाया गया था कि कितने लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने हॉस्पिटल के अंदर कितना खर्चा आ जा रहा है। और खर्चे में जब नोटिस किया तो अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है, एक ने ट्रीटमेंट करवाया पब्लिक हॉस्पिटल में, दूसरे ने ट्रीटमेंट करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो 4,000 का गैप ही पड़ रहा है सिर्फ। मतलब 4,000 का ही वेटेज बन पाया। पूरी इवैल्यूएशन करी गई तो सरकार ने खुद दिया है, पीआईबी के ऊपर प्रॉपर ये पब्लिश करा गया था। तो ये नेगेटिव नोशन भी दिखाता है कि आप इस स्कीम को लेके आए थे फैमिलीज को हेल्प करने के लिए कि जो हॉस्पिटल में इतना ज्यादा पैसे का ड्रेन आउट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, उसको हम कंट्रोल कर सके। पर यहाँ पे देखा गया वो जो गैप है वो सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपए का ही पड़ रहा है। तो वो एज अ केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेक्टर है? स्पॉन्सर्ड है, सेंटर और स्टेट दोनों इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इवैल्यूएशन स्टडी करी और इसे कमीशन किसने करा था? नीति आयोग ने, जो हमारा थिंक टैंक भी है। उन्हीं ने डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस को बोला था कि इसके ऊपर पूरा चेक करो और एक फ्रेमवर्क लेके आओ कि ये जो जन आरोग्य योजना है ये कैसे कैसे काम कर रही है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। और इसमें देखा गया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये अभी भी राइज ही कर रहा है, जबकि मेन मोटो क्या था आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का कि ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट यूं सोच लो कि आपकी जेब में 100 रुपया था, 100 रुपए से आप चाहते थे कि मैं कुछ खा पी लूंगा, पर बीमार हो जाते हो तो आपको कफ सिरप खरीदना पड़ेगा, जैसे किसी को खांसी हो जाती है, तो चला गया ना वो 100 रुपया, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब वो खाने के लिए आपको और ज्यादा अर्निंग करनी पड़ेगी, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो खर्चा बढ़ता जा रहा है जेब का। तो बोला गया कि डिस्पाइट ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाई गई, उसके बावजूद भी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता हुआ देखा गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज उसमें अभी भी चल रहा है। और किस ऑफिस ने? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग थिंक टैंक है हमारा। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, नहीं है, ये लॉ से भी पास नहीं हुआ था। क्या मैम? एक कीवर्ड बोला था नीति आयोग में, एक पर्चा आया था, एक प्रपोजल आया था, एग्जीक्यूटिव मतलब जो ऑफिशियल हैं वही लेके आए थे, कोई इसके लिए प्रोसीजर नहीं चला कि सिंपल मेजॉरिटी आएगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ पास करना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ था। पर्चा आता है। जो कौन सा प्लान था, किसको रिप्लेस करा था? ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 5-5 साल के आप टारगेट लेके चले थे, उसकी जगह पे ये एग्जीक्यूटिव के थ्रू आ जाता है नीति आयोग। ये याद रखना, अब स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव प्रपोजल के थ्रू पास करा गया था, वहां पे कोई ऐसी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो नीति आयोग के ऑफिस ने ये हाईलाइट करी है चीजें। फाइनेंशियल बर्डन बेनिफिशियरी के ऊपर अभी भी इंक्रीज ही करता जा रहा है, डिस्पाइट आपने इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करी। इस बार आपने नोटिस किया हो, जितनी भी स्कीम्स आपने पहले पढ़ी होंगी अराउंड मई और जून के आसपास, वो अच्छे नोट पे पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद आती हैं रिपोर्ट्स, स्कैम्स हुए, फिर ग्राफ्ट केस आपने देखे, और इसमें ग्राफ्ट केस या करप्शन केस तो नहीं है, पर जो बेनिफिशियरी है उस तक वो पैसा प्रॉपरली नहीं डिस्पर्स हो पाया है, वो जो उनको फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो बाकी आपको पता है स्टोरी कि क्यों नहीं मिल पाया होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। क्या इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंक्लूड होते हैं या प्राइवेट भी आते हैं? प्राइवेट भी आते हैं। और एक टर्म आप बार बार पढ़ोगे विच इज एम्पैनल्ड। एम्पैनल का मतलब जिसका नाम रजिस्टर पे है, तो वही इसके अंडर आएंगे। मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, किसी को मान लो कोई लॉन्ग लास्टिंग डिजीज हो रखी थी और उसने बोला कि मुझे भी इसके अंडर अपना इंश्योरेंस प्लान कवर करवाना है, तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल होगा गवर्नमेंट के साथ, तभी वहां पे आपको ये कवरेज प्रोवाइड करी जाती है, अदरवाइज नहीं है। तो एम्पैनल्ड होना भी जरूरी है। अब की फाइंडिंग्स देख लो इस स्टडी के ऊपर जो नीति आयोग के ऑफिस ने फाइंड आउट करी। नंबर 1 तो वही कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर प्राइवेट फैसिलिटीज में अभी भी हाई है। कितना चला जा रहा है पर हॉस्पिटलाइजेशन में? तो 53,965 पर हॉस्पिटलाइजेशन। एक बारी जब जाते हो तो इतना अमाउंट प्राइवेट हॉस्पिटल का वो जो बिल आता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब इंश्योरेंस कवरेज का मतलब क्या था कि वो घटना चाहिए था, तब तो यहाँ पे जेब से अभी भी देने पड़ रहे हैं उस पर्सन को पैसे। और इवन जब ये स्कीम आती है तो उस टाइम इसका एक ड्रॉबैक भी यही निकल के आया था कि शुरू में तो सबको इंश्योरेंस प्रॉपर दिया जाएगा, बाद में जो पेशेंट होगा वो अपनी जेब से ही पैसा निकाल के देगा। तो ये ड्रॉबैक अब सामने है की फाइंडिंग में अगर आप देखें। फिर आते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिस्पैरिटी। अब पब्लिक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके साथ अगर डेटा को कंपेयर करें तो अभी भी ये ऑन एन एवरेज 21,827 एवरेज निकल के आ रही है, अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पूरा देख लेना कि पेशेंट ने अपनी जेब में से कितना पैसा लाके दिया है, तो एवरेज 21,827 रुपीज के आसपास लाई कर रहे हैं। तो ये जो आउट ऑफ
पॉकेट एक्सपेंडिचर है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, ये डबल है इस टाइम पे इफ कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अगर 53,000 के आसपास लाई कर रहे हैं तो ये भी तो 21,000 के आसपास ही लाई कर रहे हैं। इतना पैसा तो दे ही नहीं पा रहा था वो पर्सन, तभी तो गया था इंश्योरेंस कवर करवाने के लिए गवर्नमेंट के पास। प्रेवलेंस ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, 65% जो बेनिफिशियरी हैं उनको अभी भी अपनी ही जेब में से पैसा देना पड़ रहा है, डिस्पाइट इसके उनके पास ये कार्ड, ये इंश्योरेंस कवर करवाया गया है। और उसके अलावा सिर्फ 35% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कैशलेस जा रहे हैं, मतलब सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही कि इस इंश्योरेंस का फायदा उठाया जा सके। प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या है, तो सबसे ज्यादा मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, आपने कोई मशीन के थ्रू अपना टेस्ट भी करवाना है उसमें पैसा ठीक ठाक लग जाता है। आपने अगर कोई ब्लड टेस्ट भी करवाना है, मैक्सिमम आप लैब पे भी डिपेंड करता है, अगर तो कम क्वालिटी की लैब होगी तो आप लगभग 1700 से 2000 के बीच बीच में लाए करोगे। अगर हाई फाई क्वालिटी होगी तो वो 3 से 4000 तक चला जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, तो उसमें भी तो खर्चा है, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं करा गया है। तो बोला गया कि ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को बूस्ट करवा रही है। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ कंपेयर टू अनइंश्योर्ड, अब बोला गया जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया गया है उनके कंपैरिजन में बेनिफिशियरी यहाँ पे ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो फिर इंश्योरेंस करवाते ही ना। ये चीज भी यहाँ पे स्टडी ने हाईलाइट करी। और कितना चला जा रहा है ओवरऑल, 34,790। और जो जिसने इंश्योरेंस नहीं करवाया है ना उसको जा रहा है अराउंड 38,084, मतलब सिर्फ 4,000 का गैप है। 4,000 रुपया जो इंश्योरेंस वाला पर्सन है जिसने जन आरोग्य योजना के तहत खुद को रजिस्टर करवाया था कि मेरा इंश्योरेंस गवर्नमेंट के बिहाफ पे कवर करा जाएगा, और जो दूसरा पर्सन है जो अनइंश्योर्ड है जिसने इंश्योरेंस कवरेज नहीं ली है, उसका कितना खर्चा चला जा रहा है, 38,800। तो गैप तो कितना आया, सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपए का गैप आ रहा है। तो इस गैप के लिए उसने इतनी रगड़ भी खाई कि मुझे ये कार्ड बनवाना है, मेरे को जाके इंश्योरेंस कवर करवाना है, और फर्क कितना पड़ा, सिर्फ 3K टू 4K का। तो ये फर्क भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि वो जीरो से चलेगा ना, फिर वहां पे गवर्नमेंट हेल्प आउट कर देगी, तो ये तो फर्क पड़ेगा ही। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ ऐसे ही निकल के आती हैं। अच्छा, आप लोगों ने बनवाए हैं? पता है क्या होता है, शुरू में क्यों फायदा हो जाता है, क्योंकि अभी एक ही बारी आया है, जब बार बार रिपीटेड तरीके से आप यूज करोगे तो गवर्नमेंट भी फिर रास्ते निकालती है कि ये तो बर्डन ही आ जाएगा खुद के ऊपर, पूरी फैमिली को मिलता है। वो लिखा है आगे, वो जब स्कीम के बारे में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि पर फैमिली की बात हुई है वहां पे, और डिस्पाइट इसके कि मेंबर कितने हैं वो देखा जाएगा। देखो, जब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना, वो डाटा बहुत ज्यादा चला जाता है, वहां पे एक फैमिली की बात नहीं होती है, वहां पे करोड़ों में ये डाटा चला जाता है। हाँ, तो अब देखो डेमोग्राफी भी ज्यादा है। अब ये जो स्कीम लाई गई थी इसके अंदर कार्ड इशू कितने लोगों को करे गए थे, 4 करोड़ लोग थे। अब सोचो 4 करोड़, 1 करोड़ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा देना है। दे भी देगी सरकार, पर वो जो टैक्स पे कर रहा है ना, फिर उसके ऊपर बर्डन आएगा कि अब ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सोशल सर्विसेज ज्यादा इंक्लूड करने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब वही ये स्कीम का ड्रॉबैक था कि एक टाइम आएगा सरकारें खुद ही बोल देगी बस हो चुका है, इतना ही दे सकते थे हम। अब जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, या जो हमारा फंड ऑफ इंडिया होता है या फंड ऑफ स्टेट होता है उसके ऊपर आ रहा है। तो ये तो ड्रॉबैक थी इसकी, वो आनी थी एक टाइम पे। चलो ठीक है, जब गवर्नमेंट चेंज होनी होती है वो लेके आती है ऐसी पॉलिसीज जो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इन जनरल तो इसमें इंक्लूड ही नहीं करे ना, इसमें बोला ही है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी यूनिट्स में जाएंगे उनके लिए यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करी जाएगी। जो आपने बोला कि प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके ऊपर ज्यादा फोकस, प्राइमरी की बात कर रहे हो ना? नहीं, MRI वगैरह तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पहली बात तो वहां पे ज्यादा आपको ये मिलेगी नहीं, ये मिलेगी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इवन जो डॉक्टर ठीक सा होएगा वो आपको भेज देगा कि उस हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे ये मशीन है, अच्छी कंडीशन में रखी हुई है। अब वहां पे प्राइस नहीं रिड्यूस करा जाएगा, रीजन वो बोलेगा मैंने पहले ही करोड़ों में तो ये मशीन खरीदी हुई है। जो शुरुआत है ना इस मशीन के प्राइस की, वो 4 करोड़ रुपए से है, और अगर आपको साइड में ओपन वाली चाहिए क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, उसका प्राइस तो और 20 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में लाया करता है। वो क्यों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MRI का स्कैन करके दे देगा, या बिल्कुल कम प्राइस के ऊपर, उसने वो कॉस्ट भी तो कवर अप करनी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो सीधा मना करते हैं इस चीज के लिए। तभी एक बारी एक पैनल बिठाया गया, कमेटी बिठाई गई, जिसमें बोला गया कि डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया गया था कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां पे अगर MRI वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे ऐड ऑन करने की भी जरूरत नहीं है। पर टाइम इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, आजकल आपको जब भी हॉस्पिटल जाते हो तो पहली प्रेफरेंस यही दी जाती है कि या तो एक्सरे करवा लो अगर हड्डी वड्डी का केस है, और अगर उसमें भी कुछ नहीं दिखा, देखो उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, आपने टेस्ट भी करा लिया तो MRI करवाना पड़ेगा। तो पेशेंट जो होता है वो सोचता है पहले ही करवा लेते हैं MRI, फिर करवाना ही क्यों था ये एक्सरे अगर इसमें पूरा दिखाई नहीं देता है। सेम फॉर द अल्ट्रासाउंड,
800 रुपया तो मिनिमम उसमें भी लगता ही है। MRI की तरफ जाओगे 3000 से 4000, उसकी भी कॉस्टिंग शुरू हो जाती है। तो हर्डल तो हर जगह पे है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा जेनरोसिटी नहीं आ सकती, तभी तो जेनरोसिटी में पीछे हैं हम, ठीक है। वो तो मैं बोल रही हूँ कि बैक एंड की स्टोरी आपको पता है कि क्यों हुई ये चीज है, ये जो गैप है इतना कम कैसे हुआ। हाँ, अब उससे क्या हुआ, रजिस्टर के ऊपर एक और फैमिली का नाम आ गया, बिल खींच दिया जाता है। पीएम राहत स्कीम जो लाई गई है अभी, उसमें भी देखोगे आप ड्रॉबैक, 1.5 लाख रुपए की हेल्प करी जाएगी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, और 7 डेज तक वो खर्चा कौन, गवर्नमेंट देखेगी। पर अभी देखना, अगर एक्सीडेंट उतनी बड़ी इंजरी वाला भी नहीं था, हॉस्पिटल ठीक ठाक पर्चा बना के देंगे, स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट केस के एंड से अगर देखें। अब आगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फ्लैगशिप स्कीम है, इसको सितंबर 2018 में लॉन्च करा गया था। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर फोकस करती है, मतलब जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं सबको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके, और जो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर आते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, उसको रिड्यूस करवाया जा सके और फैमिली के ऊपर जो बर्डन आता है वो ना बढ़े। इसमें स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इंक्लूडेड है, नेशनल हेल्थ लेवल पे भी चेकआउट करा जाएगा, मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाएगी। इंश्योरेंस कवर कितना दिया गया है, तो ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर इसको अपग्रेड करता जाएगा, तो 5 लाख रुपया सरकार के एंड से देखोगे बहुत बड़ा अमाउंट है। वो जो आप सुनते हो कि सब्सिडी की फॉर्म में 6,000 रुपया दिया गया, और वो भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट, बाकी वो तो 2,000 में आएगा ही क्या। पर सरकार ने इतने सारे फार्मर्स को जब 2-2 हजार रुपया बांट दिया, तो वहां पे वो करोड़ों में चला जाएगा पैसा। ऊपर से 6,000 था, आएगा भी आधा, पूरा अमाउंट तो कभी नहीं पहुंचा, कि पहली बार ही पहुंच जाता है, जब नई नई स्कीम आती है तब पहुंच जाता है। उसके बाद बीच में लगते हैं बोलने की अभी ये 5,000 का 5,700 आएगा, और रिड्यूस करेगा 1-1 रुपए का। अभी जैसे गूगल पे आप यूज करते हो, उसमें एक लाइट की ऑप्शन भी आती है, उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है आपको। अब मान लो 4 करोड़ लोग उसको यूज कर रहे हैं, अब वो जो 4-4 रुपए थे जिससे आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते, आप 2 रुपए की पेमेंट करने की ट्राई करना लाइट के थ्रू, वो नहीं हो पाती, तो वो 4 करोड़ कहाँ गया, वो चला गया उनके खाते में। तो 4 करोड़ लोगों ने अगर 4-4 रुपया रखा, तो लगा लो हिसाब कितने की उन्होंने बचत कर ली। तो ये इसी तरह से चलती है आपकी स्कीम्स भी, आपको सारी चीजें नहीं बताई जाती, बाद में कुछ डिस्क्रिपेंसीज एड ऑन होती चलती है। देन स्कोप ऑफ केयर, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें प्राइमरी आउट पेशेंट को इंक्लूड नहीं करा है, मतलब एडमिशन होनी चाहिए उस पेशेंट की हॉस्पिटल के अंदर, तभी उसको इंक्लूड करा जाएगा। अब जैसे आपने बोला कि उसी के अंदर सारी एडजस्टमेंट कर दी, किस बेसिस पे करी, जब यहाँ पे प्राइमरी आउट पेशेंट केयर इंक्लूड ही नहीं थी, मतलब आप गए और उसी दिन वापस भी आ गए, कोई एडमिट वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं था। यहाँ पे बोला जाता है कि 3 दिन एटलीस्ट वो एडमिट हो, या 2 दिन एटलीस्ट एडमिट हो, तब जाके वो कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज ये भी करी जाएगी, ये देख लो 3 दिन पहले अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन कोई सर्जरी वगैरह होनी है तो उसको इंक्लूड कर दिया। एंड 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये 15 दिन बाद जब आप एडमिट हो चुके हो उसके बाद की, तो ये सारा इसमें कवरेज करा जाएगा। सारे एक्सपेंसेस आएंगे, मेडिसिन आगे, जो भी फॉलोअप डॉक्टर आते हैं या नर्स आते हैं आपका फॉलोअप लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा होगा आपने कि डॉक्टर राउंड पे जाते हैं, जब डॉक्टर राउंड पे जाते हैं आपके बिल में कभी नोटिस करना, वो राउंड ऐड होता है वहां पे, एक राउंड का 800 रुपया, तो वो फॉलोअप्स भी इंक्लूड करे जाते हैं। तभी डॉक्टर बार बार नहीं जाता कि एक दिन का 800 बथेरा है, अगले दिन रहने दूंगा राउंड अप पे जाने के लिए, फिर तीसरे दिन जाऊंगा, नहीं, बिल के अंदर ऐड होता है फॉलोअप। अरे जैसे कोई पेशेंट एडमिट हुआ है ना, तो पेशेंट को देखने के लिए जाएगा डॉक्टर, तो वो चल के जाएगा ना कि क्या सिचुएशन है अभी पेशेंट की। प्राइवेट में तो होता है, गवर्नमेंट में तो रहने दो, पेशेंट ही ग्राउंड एरिया में पड़े होते हैं, तो वहां पे तो क्या ही फॉलोअप्स आएंगे। एंड प्री और पोस्ट याद रखना, 3 दिन पहले और 15 दिन बाद के। बाकी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60:40, 90:10 और 100%। 100% वो सारी यूटी जहां पे लेजिस्लेचर नहीं आएगा, 90 यहाँ पे किसका है, स्टेट का, सेंटर का, सेंटर, और 10 किसका आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट जिसमें इंक्लूडेड है। 60:40 नॉर्मल स्टेट, मतलब जिनका ठीक ठाक ग्रोथ चलता रहता है, जीएसटीपी ठीक निकल के आता है, और दूसरा यूटी जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, वो इसमें इंक्लूडेड है। चलो, एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिशियरी, अब आई थिंक आपको क्लियर है कि सिर्फ पहले जो था टारगेट यहाँ पे 40% का था, और जो देखो यहाँ पे 12 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज, 12 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज की बात करी है। जैसे पॉवर्टी लाइन आती है ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे एक अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि इससे नीचे के जो भी लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड करे जाते हैं। अभी यहाँ पे वो 0 रुपए कमाए या फिर 650 रुपए कमाए, वो सारे किसके नीचे आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के। तो यहाँ पे 12 करोड़ फैमिलीज को बोला कि लगभग ये वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो पहले उनको टारगेट करना इस स्कीम के अंडर इंक्लूड करा गया था। और 2011 से जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, वहां से डाटा लिया गया था, रूरल भी और अर्बन एरियाज का भी। अब डाटा यूज कर रहे हैं 2011 का,
अभी सेंसस दोबारा से हो रहे हैं। 26 में बोला तो था आधा प्रोसीजर फेब में शुरू हो जाएगा, पर अभी के लिए हुआ नहीं है, देखते आने वाले टाइम में। लोगो वगैरह तो इन्होंने पब्लिश कर दिया है। और फैमिली साइज के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है, एज के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, जेंडर के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, तो कैपिंग का कोई यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है, ताकि कोई भी पीछे ना रहे। ये भी लिखा गवर्नमेंट ने, सो दैट कोई भी पीछे ना रहे, स्पेशली एल्डर के ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड 2024 में अगर देखोगे तो इसे और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया था, सारे ही सिटीजन्स को जिनकी उम्र 70 साल या उससे ऊपर की है, वो सारे इंक्लूड हो गए थे फिर इसके अंदर। और भी कार्ड्स हैं, जैसे आयुष्मान वय वंदना कार्ड्स हैं, और 6 करोड़ एल्डरली पर्संस को ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए ये वाले कार्ड्स। तो मतलब, और जो ये आशा वर्कर्स हैं, क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, इन सबको भी इंक्लूड कराए ताकि बेटर कवरेज लोगों की करी जा सके। कैशलेस और पेपरलेस रहेगा। आयुष्मान ऐप भी बनाई गई है, और एक बेनिफिशियरी ऐसा जरूरी नहीं है एक स्टेट से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर वो किसी और स्टेट में रहता है तो वहां पे अगर एम्पैनल हॉस्पिटल है तो वहां से भी ये कवरेज वो अटेन कर सकता है। तो जरूरी नहीं होता आप अपनी ही स्टेट में इसको कंप्लीट करवा सकेंगे। पर ये हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बोलेंगे कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो अपनी ही स्टेट से करवाओ, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा कवरेज करवाने के लिए। पर एज पर द रूल्स इसमें बोला गया, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, दूसरी स्टेट में आप काम वगैरह की वजह से गए हो, वहां पे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। एंड हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे, फीस वगैरह रिड्यूस कर दी जाती है। अचीवमेंट अगर 2025 के एंड तक देखें तो 42 करोड़ आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, अराउंड 11 करोड़ हॉस्पिटल की एडमिशंस पे। मतलब इतने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आज के टाइम पे आपको मिल जाएंगे। छोटा सा आर्टिकल तो नहीं था, थोड़ा बड़ा था, पर इसके थोड़े से बेसिक से फीचर याद रखना, ठीक है।